हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के एक नए और वीडियो में। पिछले वीडियो में आपको हमने संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने के बारे में विस्तार से बताया था। उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसको और विस्तार से हम बताते हैं इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकलों की सहायता से। जब हम इससे जुड़े हुए आंकिक प्रश्न करेंगे तो आपको यह टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज इसके न्यूमेरिकल। तो चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहां प्रत्येक क्वेश्चन में दिए गए संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है बिंदु ए और बी के बीच। सभी क्वेश्चन में आपको तुल्य धारिता निकालनी है। हम यहां पर जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे संधारित्र 1-1 माइक्रोफैराड के मान कर करेंगे। एग्जाम में हो सकता है कि एक की जगह 2 माइक्रोफैराड या 3 माइक्रोफैराड या अलग अलग धारिता के संधारित्र भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए और समझाने के दृष्टिकोण से यह मानेंगे कि यहाँ प्रत्येक संधारित्र 1-1 माइक्रोफैराड का लिया गया। तो देखिए ये 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ये 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ये 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र। तो सबसे पहले हम इन संधारित्रों का नामांकन करते हैं। माना सबसे पहले को हमने मान लिया C1, दूसरे को हमने मान लिया C2, तीसरे को मान लिया हमने C3। अब इन संधारित्रों को हम कौन से क्रम में जोड़कर सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसके लिए बिल्कुल सरलता से ये समझा सकते हैं हम आपको कि हमें बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। अर्थात आप ये मान लीजिए हमें ए से बी तक जाना है। अब ए से बी तक जाने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं सीधे सीधे एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब एक से अधिक संधारित्र एक ही मार्ग में जुड़े होते हैं तो वह क्रम कैसे कहलाता है? सीधे सीधे श्रेणी क्रम कहलाता है। अगर आप चित्र के अनुसार समझें तो श्रेणी क्रम में आपको बिल्कुल होगा ऐसा ही चित्र बना के बताया था कि एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। ठीक इसी प्रकार से आगे भी ये क्रम बढ़ता जाएगा। तो चित्र में देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम है। परंतु आसान भाषा में समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ए से बी तक जाने का केवल एक रास्ता है और उस एक रास्ते में एक से अधिक संधारित्र लगे हुए तो सारे श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। तो यहां तुल्य धारिता आप निकालेंगे (1/CAB). श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये कितना आ गया आपका 1/1, 1/1, 1/1, यानी कि 1 + 1 + 1 बराबर 3/1, यानी कि CAB आपका कितना आ गया 1/3 माइक्रोफैराड। या आप सीधे सीधे सूत्र लगा सकते हैं CAB बराबर, श्रेणी क्रम में आपको बताया था यदि n संधारित्र समान धारिता वाले श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं C/n। तो C क्या है? प्रत्येक संधारित्र की धारिता जो कितनी दी गई है 1 माइक्रोफैराड, और n का मतलब संधारित्रों की संख्या, कुल कितनी संख्या में संधारित्र दिए गए हैं आपको 3। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले से आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 संधारित्र हम जोड़ रहे हैं। ये चित्र भी आपका जाना पहचाना है, समांतर क्रम का चित्र है। यहां पर भी सबकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड दी गई है और ये आपसे ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकलवाई गई है। यहां पर भी आप निकालेंगे CAB बिल्कुल इसी तरह। इसे आप CAB की जगह CB मान सकते हैं। यहाँ हम जितने भी आपको चित्र समझाएंगे उसमें सब में तुल्य धारिता आपको ए और बी बिंदु के बीच निकालनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही इनका नामांकन करते हैं C1, C2 और C3। तो देखिए ये 3 संधारित्र हैं जिनकी पहली प्लेट तीनों को एक साथ बिंदु ए से जोड़ दिया गया है। ये दूसरे संधारित्र वो तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेट जिसको एक साथ बिंदु बी से जोड़ दिया गया, यानी कि एक तरफ की प्लेट एक साइड और दूसरी तरफ की प्लेट दूसरी साइड जोड़ दी गई है। तो ये आपका समांतर क्रम बन जाता है। वैसे भी आपको बताया था कि समांतर क्रम में और दूसरी क्या पहचान है? देखिए दूसरी पहचान ये है कि यहाँ हमें तुल्य धारिता निकालनी है ए से बी के बीच।
अर्थात हमें बिंदु ए से बी तक जाना है, तो यहाँ ए से बी तक जाने के देखिए 3 रास्ते हैं। एक तो ये सीधा सीधा रास्ता है C2 के द्वारा, आप जा सकते हैं बाया C1, आप जा सकते हैं बाया C3। तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हम प्रयोग करते हैं, तो हम आम भाषा में कह सकते हैं कि ये समांतर क्रम है। तो यहाँ समांतर क्रम का सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे तुल्य धारिता में, CAB बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 माइक्रोफराड। या दूसरा सीधा सीधा फॉर्मूला आपके पास है, अगर सारे संधारित्र समान धारिता के दिए गए हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, वरना कॉमन फॉर्मूला हमारे पास ये है ही। n यानी संधारित्रों की संख्या कितनी है 1 2 3, और धारिता कितनी है प्रत्येक की 1, तो ये कितना हो गया 3 माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर भी वही आपको तुल्य धारिता निकालनी है बिंदु ए और बी के बीच। 3 संधारित्र दिए हुए हैं C1, C2 और C3, नामांकन कर लिया हमने, तीनों वही एक ही माइक्रोफराड के। तो देखिए अब ये कौन कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए ए से बी तक जाने के, जैसा मैंने अभी आपको बताया साधारण, सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने रास्ते हैं। तो आप देख रहे हैं 2 रास्ते हैं, एक बाया C1 और C2 के थ्रू, एक बाया C3 के थ्रू। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों अलग अलग रास्तों से हम बिंदु ए से बी तक जा रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग रास्ते कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले वो रास्ता पकड़ते हैं जिसमें एक से ज्यादा संधारित्र लगे होते हैं। तो हम C3 वाला रास्ता ना पकड़कर हम पहले रास्ता पकड़ेंगे ऊपर वाला C1 और C2 वाला। तो यहाँ देखिए आप कि एक ही रास्ते में ये 2 संधारित्र लगे हुए हैं, और आपको बताया था जब बिंदु ए से बी तक जाने का एक ही रास्ता हो और उसमें एक से अधिक संधारित्र लगे हों तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। हालांकि यहाँ पर बिंदु ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं, लेकिन उनमें से एक रास्ते में भी एक से ज्यादा संधारित्र लगे हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में माने जाएंगे। तो सबसे पहले हम C1 व C2 की श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। इसको एक नया नाम देते हैं हम C4। यहां सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/C4 इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/1 1/1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2, इसलिए C4 आ गया हमारे पास 1/2 माइक्रोफराड। इसका व्युत्क्रम निकालना हमें। अब आप ये मान सकते हैं ये चित्र इस तरह बन गया। अब देखिए बिंदु ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक बाया C4 के थ्रू, एक बाया C3 के थ्रू। और अब ये दोनों अलग अलग रास्ते कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे C4 व C3 की समांतर क्रम में तुल्य धारिता CAB बराबर, सीधे सीधे समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, C4 प्लस C3 यानी 1/2 प्लस 1 यानी कितना हो गया 3/2 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बिंदु ए से बी तक जाने के लिए फिर वही 3 संधारित्र लगाए हमने 1-1 माइक्रोफराड के। सबसे पहला काम हम इनका नामांकन करेंगे, C1, C2 और C3। देखिए अब बिंदु ए से बी तक जाने के लिए पहले आप देखेंगे हमें इस जंक्शन तक जाना पड़ेगा, इसका हम कोई नया नाम देते हैं D। तो अब हमें ए से बी तक जाने के लिए पहले D तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अब आप देख रहे हैं 2 अलग अलग ब्रांच हमारे सामने है। यानी अब हमें D से B तक जाने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो ये दोनों अलग अलग रास्ते कौन से क्रम में जुड़े होंगे, अभी आपको बताया था ये दोनों होंगे समांतर क्रम में। तो हम निकालते हैं, देखिए C2 व C3 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इसको C4 नया नाम दे दिया हमने। तो ये हो गया C2 प्लस C3, 1 प्लस 1 इज टू 2 माइक्रोफैराड। अब ये चित्र इस तरह से कन्वर्ट हो गया, मिनिमाइज हो गया ये चित्र। ए से डी के बीच लगा हुआ है C1
और डी से बी के बीच लगा हुआ है C4 2 माइक्रोफैराड का। अब ये दोनों ए से बी तक जाने के लिए आप देखिए एक ही रास्ते में जुड़े हैं, तो एक ही रास्ते का मतलब श्रेणी क्रम। तो C1 व C4 की श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/CAB बराबर 1/C1 प्लस 1/C4, 1/1, 1/2, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। इसलिए CAB बराबर कितना आ गया, इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे 2/3 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम आगे चलते हैं। बिंदु P देखिए, अब बिंदु ए से बी तक जाने के आप देख रहे हैं फिर वही दो रास्ते हैं। एक रास्ता C1 और C2 के थ्रू होकर जाता है, एक रास्ता C3 और C4 के थ्रू होकर जाता है। तो जब ए से बी तक जाने के दो अलग अलग रास्ते हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस कौन से क्रम में जुड़ी होंगी, समांतर क्रम में। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं कि ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं, परंतु इन दोनों रास्तों में एक से अधिक संधारित्र लगे हुए हैं, इस लेग में भी और इस लेग में भी। तो जब एक रास्ते में एक से अधिक संधारित्र जुड़ जाते हैं तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। तो पहले हम C1 और C2 की श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकालेंगे। मैं आप शॉर्टकट में कर रहा हूं, सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। C1 व C2 की श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता मान लीजिए ये आ गई आपकी C5। फॉर्मूला लगा के आप मान ज्ञात कर सकते हैं C5 का। इसी तरह C3 व C4 की श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता आपकी आ गई C6। तो अब ये सर्किट आपका इस तरह से मिनिमाइज हो गया। ये आपका आ गया C5, दोनों को सॉल्व कर लेंगे आप आ जाएगा 1/2 माइक्रोफैराड। C6 इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1/2 माइक्रोफैराड। अब ये बिंदु ए से बी तक जाने के दो अलग अलग रास्ते हो गए जिनमें एक एक संधारित्र है, तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो C5 व C6 की समांतर क्रम में तुल्य धारिता या आप निकाल लेंगे CAB, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1 माइक्रोफैराड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें क्वेश्चन में परिवर्तन कर रहा हूं। अब हम पुनः ए से बी तक जा रहे हैं और ए से बी तक जाने के देखिए, अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे ये दोनों बिल्कुल सीधे सीधे एक रास्ते में है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। लेकिन नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो ए से बी तक जाने का ये एक रास्ता नहीं है पूरा। ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये। इस रास्ते में हमारा सिंगल संधारित्र लगा हुआ है और इस रास्ते में हमारा डबल संधारित्र लगा हुआ है। तो एक रास्ता आपका ये हुआ, तो इस सर्किट को आप अगर सीधा करके बनाएं तो यहाँ C2 और C3 देखिए सर्किट इस तरह से हो जाएगा आपका। ए से बी तक जाने का एक रास्ता जिसमें C2 और C3 लगे हुए हैं और ए से बी तक जाने का एक रास्ता जिसमें अकेला C1 लगा हुआ है। तो अगर अब आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये चित्र बिल्कुल आपका ऐसा बन गया, जिसमें ऊपर C1 और C2 लगा हुआ था, नीचे C3 लगा हुआ था। यहां पर नाम चेंज हो सकते हैं, नाम आप किसी का कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए इसको C1 मान लीजिए। तो यहां पर ऊपर लग गया C2 और C3 और नीचे लग गया C1। तो जिस तरह से दोनों एक रास्ते में थे, बिल्कुल उसी तरह ये दोनों एक रास्ते में है। तो यहाँ C2 और C3 ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और श्रेणी क्रम में होने के बाद देखिए अब आप इसको चित्र को और मिनिमाइज कर लीजिए तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका C2 और C3 और ये C1। अब ये दोनों कौन से क्रम में जुड़ गए आपके श्रेणी क्रम में।
और श्रेणी क्रम में जुड़कर इन्होंने क्या बना लिया आपका, सपोज सी फूड, और ये नीचे आ गया आपका C1, और अब ये दोनों कौन से क्रम में जुड़ जाएंगे, आपके समांतर क्रम में, और आपका आंसर आ जाएगा समांतर क्रम में। आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल हो बहू ये क्वेश्चन नंबर 3 की भांति आपका अब सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इससे और आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए C1, C2, C3 और C4, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ये बिंदु A और ये बिंदु आपका हो गया B। तो देखिए अब A से B तक जाने के दो रास्ते, देखने में ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। A से B तक जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे और ये दोनों फिर श्रेणी क्रम में होंगे। तो इस चित्र को अपना थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। अगर आप रिवर्स करके देखेंगे तो ये चित्र बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की भांति बन जाएगा आपका। C2, C4, C3 और C1, या आप लिख सकते हैं C1 और C3, बिंदु A और बिंदु B। इस क्वेश्चन को हमने घुमा लिया। तो अब ये दोनों कौन से क्रम में होगा, ऊपर वाले श्रेणी क्रम में, ये नीचे दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी मिलाकर इनका एक एक संधारित्र आ जाएगा, और अब ये दोनों हो जाएंगे आपके समांतर क्रम में। तो आप यहाँ पर अपना आंसर निकाल सकते हैं। समांतर क्रम में माना ये आ गया C5, ये आ गया C6। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिर हमें A से B तक के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, और यहाँ हमारे पास संधारित्र लगा हुआ C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, सारे ही 1 माइक्रोफैराड के। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए A से B तक जाने के लिए जब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं दो रास्ते हो गए, और हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, बिंदु D तक। D के से चलेंगे तो फिर B तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, और हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, एक नया नाम दे देते हैं इस बिंदु को, बिंदु E तक। फिर E से चलेंगे तो फिर दो अलग अलग रास्ते हो गए, हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, बिंदु F तक, और फिर बिंदु F से दो अलग अलग रास्तों के द्वारा हम पहुँच पाएंगे बिंदु B तक। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि A से B तक हम सीधे नहीं जा सकते, बल्कि यहीं से हमारे दो अलग अलग रास्तों की शुरुआत हो जाती है। और जब दो अलग अलग रास्तों की शुरुआत होती है तो ये दो अलग अलग रास्ते कौन से क्रम में कहलाते हैं, समांतर क्रम में। तो इन दोनों को जोड़ के एक आ गया आपका, इसका हमने नया नाम दे दिया C9। अब हम बिंदु A से D तक पहुंच चुके हैं और हमने अपना सर्किट मिनिमाइज कर लिया है। कहने का मतलब ये है अब फिर D से E तक जाएंगे तो फिर ये समांतर क्रम में हम अपने सर्किट को और मिनिमाइज कर रहे हैं। देखिए अब हम पहुंच गए C10, E तक आ गए हैं। अब E से F तक जाने के लिए फिर हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग रास्ते हैं। तो हम आ गए C11, और फिर यहां से यहां तक जाने के लिए हम फिर समांतर क्रम में, तो फिर ये दो रास्ते आ गए हमारे C12, और ये हम आ गए बिंदु B। तो अब आप देख रहे हैं A से D तक जाने के लिए A से B तक जाने के लिए बिल्कुल एक सीधा रास्ता हो गया। तो अब सारे श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे और हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी। बिल्कुल आसान। अब देखिए बिल्कुल इसी क्वेश्चन का एक नया रूप,
देखिए C1, C2, C3, C4 धारिता सभी के हम 1 माइक्रोफैराड लेके चल रहे हैं। अगर मैं लिखूं तो भी और नहीं तो भी, ठीक है, उससे कॉमन हमारा इफेक्ट आ जाएगा, इसीलिए हम सबकी 1-1 माइक्रोफैराड धारिता मान के चल रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ अंतर क्या है। आपने इस चित्र को अगर ध्यान से देखें तो ये आप यहाँ पर ये अंतर महसूस कर रहे होंगे दोनों चित्रों में। ये सिंबल होता है कि यहाँ पर ये वायर ज्वाइंट नहीं है बल्कि एक दूसरे के ऊपर से बिना जुड़े निकल चुके हैं। तो देखिए अब हम इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखें जब ये यहाँ पर जुड़ नहीं रहे हैं तो सीधे ये हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब फिर ये वायर यहाँ पर नहीं जुड़ा है तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए और फिर हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अर्थात एक रास्ता सीधे सीधा आपका ये बन चुका है। देखिए जिसमें C1 जुड़ा हुआ है, C1 से जुड़ा हुआ है C4, C4 से जुड़ा हुआ है C5 और C5 से जुड़ा हुआ है C8। इसी तरह एक दूसरा रास्ता जिसमें जुड़ा हुआ है C2, C2 से C3, C3 से C6 और C6 से आपका C7। ये आपका बिंदु A से B तक आ गए हैं। अब आप देख रहे हैं बिंदु A से B तक जाने के अब 2 रास्ते हो गए। एक रास्ता ऊपर वाला है जिसमें 4 संधारित्र जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में? चारों को चारों श्रेणी क्रम में। ऐसे ही नीचे वाले चारों कौन से क्रम में? ये श्रेणी क्रम में। और अब इन चारों को जोड़ के आपका ये क्रम आ गया। इसे हमने नया नाम दे दिया C9 और ये आ गया C10। और अब ये दोनों जुड़ जाएंगे कौन से क्रम में? आपके समांतर क्रम में और आपका आंसर आ जाए। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए देखने में आपको शायद ये क्वेश्चन बहुत सरल लगे लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहला जो चित्र मैंने बनाया था वो इसी प्रकार का बनाया था और ये तीनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े गए थे? श्रेणी क्रम। लेकिन अब मैं यह चित्र में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है जब चित्र में कुछ ना कुछ हमने परिवर्तन कर दिया तो कहीं ना कहीं वो किसी कारणवश किया हो गया होगा। आप देख रहे हैं एक साधारण तार मैंने यहां से यहां तक जोड़ दिया और एक साधारण तार इसी तरह यहां से यहां तक जोड़ दिया और अब इन दोनों का क्रम भी बदल चुका है इन तारों को जोड़ने से। देखिए कैसे, इसको हम बोलते हैं पॉइंट लगाओ मेथड। तो कैसे लगाते हैं पॉइंट और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझिए ध्यान से। देखिए यहां से यहां तक केवल एक सिंगल वायर जुड़ा हुआ है ये, तो हम यहां से यहां तक इस पॉइंट को खिसका सकते हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं ए। इसे पॉइंट लगाओ मेथड कह सकते हैं या पॉइंट खिसकाओ मेथड कह सकते हैं। तो हम पॉइंट लगा रहे हैं देखिए यहां पर। अब फिर देखिए ए से अगर हम इधर चलें तो बीच में एक संधारित्र आ गया तो हम इस पॉइंट को यहां शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस पॉइंट को आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक सिंगल वायर से यहां जुड़ा हुआ है। तो ये यहां तक खिसक गया आपका पॉइंट। अब पॉइंट ए को हम इधर नहीं खिसका सकते क्योंकि बीच में एक संधारित्र है, इधर भी नहीं खिसका सकते क्योंकि बीच में एक संधारित्र है। लेकिन हम इस पॉइंट बी को यहां तक खिसका सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से यहां तक केवल एक वायर जुड़ा हुआ। इसी तरह यहां से यहां तक भी केवल एक वायर जुड़ा हुआ। तो हम इस पॉइंट को बिंदु बी को यहां तक खिसका सकते हैं। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। आई बात समझ में? ठीक। तो अब आप देख रहे हैं ये तीनों संधारित्र, ये भी बिंदु और ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है, ये भी बिंदु ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है और ये भी बिंदु ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है। तो जब तीनों संधारित्र कॉमन पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों की एक प्लेट एक तरफ बिंदु ए से और दूसरी प्लेट बिंदु बी से जुड़ी हुई है। अर्थात तीनों अलग अलग रास्ते में जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों कौन सा क्रम बनाते हैं? आपका समांतर क्रम। तो इन्हें आप तीनों को समांतर क्रम में जोड़ के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। लेकिन अब थोड़ा सा हमने यहां परिवर्तन कर दिया कि ये जो तार हमने ऊपर लगाया था इसमें भी हमने एक संधारित्र जोड़ दिया। ऐसे ही जो हमने तार नीचे लगाया था हमने उसमें भी एक संधारित्र जोड़ दिया। ठीक। अब इन्हें देखिए आप यहां देख रहे हैं ये 5 संधारित्र जुड़ चुके हैं। इन्हें आप कौन से क्रम में जोड़ेंगे? देखिए इसको भी बिल्कुल हम ऐसे ही पॉइंट लगाओ मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए इस पॉइंट को हम यहां से यहां तक खिसका सकते हैं बिंदु ए तक।
इसको आप चाहें यहाँ से यहाँ तक भी खिसका सकते हैं क्योंकि बीच में कोई भी संधारित्र नहीं लगा हुआ, लेकिन ना तो अब इससे आगे आप यहाँ खिसका पाएंगे, ना ही इससे आगे आप यहाँ खिसका पाएंगे। इसी तरह हम पॉइंट बी को पहले खिसकाते हैं। देखिए बी को यहाँ तक खिसका सकते हैं और यहाँ तक खिसका सकते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक नहीं खिसका सकते क्योंकि बीच में एक संधारित्र लग चुका है। इसी तरह अब इसे यहाँ से यहाँ तक भी नहीं खिसका सकते। तो जाहिर सी बात है हमें इस पॉइंट को एक नया नाम देना पड़ेगा। तो हमने डी नाम दे दिया, इस डी को हम यहाँ तक खिसका सकते हैं। इसी तरह इसको एक हमने नया नाम दे दिया, ई को हम यहाँ तक खिसका सकते हैं। आई बात समझ? तो देखिए अब ये संधारित्र जुड़ा हुआ है ए से डी के बीच, ये जुड़ा हुआ है ए से ई के बीच, ये जुड़ा हुआ है ई से बी के बीच, ये जुड़ा हुआ है डी से बी के बीच, और ये जुड़ा हुआ है डी से ई के बीच। तो इस संधारित्र को हम इस तरीके से देखिए बदल लेते हैं। सबसे पहले हम बीच वाला संधारित्र बनाते हैं अपना, डी और ई के बीच जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब डी जुड़ा हुआ है ए से, ये संधारित्र हम जोड़ चुके। अब डी जुड़ा हुआ है ए से, तो देखिए एक पॉइंट ले लेते हैं हम ए, और हमने डी को जोड़ दिया ए से, तो ये वाला संधारित्र भी जुड़ गया। अब ए जुड़ा हुआ है ई से, तो देखिए हमने ए से ई को जोड़ दिया, ये आपका आ गया ए से ई के बीच में। अब हम डी को जोड़ रहे हैं कहां से? बी से। तो एक नया पॉइंट ले लिया हमने, अब हमने जी को जोड़ दिया बी से, इसी तरह बी जुड़ गया ई से। तो आप देख रहे हैं हमारे पांचों संधारित्र लग चुके हैं, ठीक। अब हम इनको नाम देंगे C1, C2, C3, C4, C5। नाम हम पहले भी देना भूल गए, तो देखिए नाम लिख देते हैं। ये हो गया आपका डी और ई के बीच C5, ए और डी के बीच ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C3, ये हो गया आपका C2, और ये हो गया आपका C4। ठीक है, नाम तो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम आगे आने वाले चैप्टर में एक पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम, तो हम यहाँ पर एक किरचॉफ के नियम से सॉल्व करेंगे। देखिए किरचॉफ का पहला नियम, सॉरी मैं गलत बोल गया, माफी चाहूंगा, व्हीटस्टोन सेतु के नियम से। व्हीटस्टोन सेतु का नियम आप पढ़ेंगे सरल परिपथ वाले चैप्टर में। तो व्हीटस्टोन सेतु का नियम क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का नियम यह है कि अगर दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात या संधारित्रों का अनुपात शेष दो अन्य भुजाओं में लगे संधारित्रों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। C1 अपॉन C2 बराबर किसके? C3 अपॉन C4। C1 अपॉन C2 बराबर किसके? C3 अपॉन C4। तो जब ये बराबर होगा, क्योंकि आपको पता ही है सब हमने कितने कितने माइक्रोफैराड के मान रखे हैं, हमने सारे के सारे एक एक माइक्रोफैराड के मान रखे हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए C1, C2, C3, C4 इनका अनुपात बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं यह है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अतः विकर्ण में लगे संधारित्र C5 में कोई आवेश संचित नहीं होगा। अतः इसे छोड़ने हम परिपथ किस प्रकार का बना सकते हैं? आवेश प्रवाहित क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस समय दोनों बिंदु समान विभव पर हो जाएंगे। जब ये दोनों बिंदु समान विभव पर हो जाएंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जब विभवांतर शून्य हो जाता है दो बिंदुओं के बीच, तो उनके बीच किसी भी आवेश का या किसी भी प्रकार की धारा का कोई प्रवाह नहीं होता। तो हम इस चित्र को देखिए अब ऐसे बना लेते हैं। हम इसे बीच वाले संधारित्र को अपने छोड़ देते हैं। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक साधारण सा आपका चित्र बन गया। शायद क्वेश्चन नंबर 5 की भांति ये बन चुका है दोबारा आपका। ये दोनों ऊपर वाले संधारित्र कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इसी तरह दोनों नीचे वाले संधारित्र कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि आप बिंदु ए से बी तक जाने के केवल दो रास्ते रह गए सिंपल, एक ये और एक ये। तो अब ये आपका सिंपल चित्र और मॉडिफाइड हो गया। ये श्रेणी क्रम मिला के बन गया आपका C6, क्योंकि C5 तक नाम हम यहाँ ऑलरेडी दे चुके थे। और ये नीचे बन गया वाला C7। और अब ये दोनों कौन से क्रम में आ गए हैं?
समांतर क्रम में, और आप इसको यहाँ बहुत इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है। वही 5 संधारित्र यहाँ C1, C2, C3, C4 और C5। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। देखिए वही पॉइंट लगाओ मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम पॉइंट खिसकाते हैं ये, इसी तरह इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ तक खिसका सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल वायर, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक सिंगल वायर। लेकिन हम इस पॉइंट को हम आगे और शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही इस पॉइंट को हम आगे शिफ्ट कर पाएंगे। ऐसे हम B को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हमने नया नाम दे दिया D, और इसको हमने नया नाम दे दिया E। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह का चित्र बन गया। सबसे पहला संधारित्र लगा हुआ हमारा C5 किसके बीच, D और E के बीच। अब D से A जुड़ा हुआ C1 के थ्रू, तो D से हमने A जोड़ लिया C1 के थ्रू, A से E जोड़ लिया C3 के थ्रू। अब हमने D से B जोड़ लिया C2 के थ्रू। अब हमने D से E जोड़ लिया C4 के थ्रू। ठीक, तो आप देखें तो बिल्कुल यही चित्र बन गया। तो यहां वही C1 अनुपात C2 बराबर किसके, C3 अपॉन C4। तो इस C5 को यानी बीच वाले को छोड़कर हम दोबारा अपने चित्र को इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखें यहां पर मैंने सारे 1-1 माइक्रोफैराड के लिए है, अर्थात इनका अनुपात बराबर आएगा, या 2-2 माइक्रोफैराड के हों, या 2 और 4 माइक्रोफैराड का, 3 और 6 माइक्रोफैराड का। अर्थात ये वाली शर्त जो है पूरी होनी चाहिए। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो फिर हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे की जानकारी आपको देंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो इस तरह के और क्वेश्चन अपनी किताब में से देखकर सॉल्व करें। धन्यवाद।